ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जी न्यूज। विश्व हिंदू परिषद ने हाल ही में संत चैतन्य महाराज के कोर्ट पेशी के दौरान हुए विवाद को लेकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ आपत्ति दर्ज कराई है। 15 नवंबर को संत चैतन्य महाराज की पेशी के समय बड़ी संख्या में भक्त न्यायालय परिसर पहुंचे थे, जहां हालात को लेकर पुलिस ने समर्थकों पर सख्ती दिखाई। घटना के दौरान भीड़ में मौजूद कुछ लोगों पर मारपीट, बाधा और अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया गया। संगठन का आरोप है कि संत के कई अनुयायी सिर्फ शांतिपूर्ण तरीके से मौजूद थे, लेकिन निर्दोष लोगों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हो गई। विश्व हिंदू परिषद पदाधिकारियों का कहना है कि संत चैतन्य महाराज के प्रति आस्था रखने वाले लोग वर्षों से धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लेते रहे हैं और अब उन पर आपराधिक प्रकरण दर्ज होना अत्यंत दुखद है। परिषद ने मांग की है कि पूरी जांच के लिए घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल वीडियो और अन्य साक्ष्यों को खंगाला जाए, ताकि वास्तविक दोषियों और निर्दोषों के बीच स्पष्ट अंतर किया जा सके। संगठन ने प्रशासन से अनुरोध किया है कि जिन लोगों ने किसी भी तरह की अव्यवस्था नहीं की, उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को निरस्त किया जाए। साथ ही भविष्य में धार्मिक आयोजनों के दौरान पुलिस और प्रशासन से संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई करने की मांग भी रखी गई है। पुलिस कर्मियों ने जबरदस्ती उनको धक्का दे दिया, ऐसा आरोप लगा रहे हैं और जो भी उनकी शिकायत है उस पर हम लोग जांच के लिए एडिशनल एसपी को दिया है। एडिशनल एसपी उसमें जांच करके उसके सबके वीडियो फुटेज हैं, जो भी चीजें हैं हमारे पास सारी वीडियो फुटेज हैं, सारे एविडेंस हैं और कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से, किसी भी संगठन, किसी भी हमारे प्रतिष्ठित समाज की आड़ लेकर अगर इस तरीके से कानून को अपना हाथ में लेगा तो उसके साथ सख्ती से पुलिस कार्रवाई करेगी, इसमें कोई भी दो राय नहीं। अज्ञात शव की पहचान और मेडिकल जांच में जहां समानतः 72 घंटे का नियम माना जाता है, वहीं इस मामले में पोस्टमार्टम पूरे 8 दिन बाद किया गया। देर होने से जांच टीम को शव की स्थिति के आधार पर स्पष्ट निष्कर्ष निकालने में कठिनाई आई। विशेषज्ञों का अनुसार इतने लंबे अंतराल में डिकम्पोजिशन काफी बढ़ जाता है, जिससे चोटों, बाहरी निशानों और मौत के सही समय का अनुमान प्रभावी ढंग से नहीं हो पाता। यही वजह है कि ऐसी देरी जांच को प्रभावित कर देती है। फोरेंसिक टीम ने उपलब्ध परिस्थितियों और संरक्षित साक्ष्यों के आधार पर रिपोर्ट तैयार की, लेकिन शव की स्थिति ने विश्लेषण की सटीकता पर असर डाला। मौसम और समय दोनों ने शरीर के प्राकृतिक परिवर्तनों को तेज कर दिया था। आखिरकार पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को शव सौंपा गया और 8 दिन बाद क्रियाकर्म संपन्न किया गया। परिजन अब जांच में देरी के कारणों और जिम्मेदारी तय करने की मांग कर रहे हैं। कोटा के ग्राम शांतिपुर धूमा में शनिवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया। घर के आंगन में पटाखा जलाते समय 2 वर्षीय बालक प्रियांश बुरी तरह झुलस गया। परिजन उसे तुरंत कोटा स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे सिम्स अस्पताल रेफर कर दिया। बच्चे की मां संतोषी ने बताया कि उनका घर शांतिपुर में है और घटना सुबह लगभग 11 बजे हुई। घर में बच्चे पटाखा जला रहे थे, तभी अचानक प्रियांश पटाखे की आग की चपेट में आ गया और उसका शरीर गंभीर रूप से जल गया। हादसे के बाद घर के सभी लोग घबरा गए और तुरंत बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों के अनुसार प्रियांश के शरीर पर गंभीर जलन है और उसका उपचार जारी है। परिजनों ने बताया कि वे बच्चे को बेहतर उपचार दिलाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल बच्चा सिम्स अस्पताल में भर्ती है और उसकी हालत पर डॉक्टरों की टीम नजर रखे हुए है। जी नाम है, मैं शांतिपुर धूमा से आए हम। मोर बेटा के प्रियांश नाम है, लड़की के माँ ही फटाका से जल गई है। हम जले घर में जले हैं, लड़का उन फटाका थोड़ा शहर की सड़कों का हाल दिन पर दिन बदतर होते जा रहा है। जगह जगह गड्ढों से पटी सड़कें हादसों को दावत दे रही है, लेकिन प्रशासन की नजर केवल चालान काटने तक सीमित है। शहर में लगे कैमरे चलती गाड़ियों पर फाइन तो तुरंत थमा देते हैं, पर उन्हीं कैमरों से सड़कों के गड्ढे दिखाई नहीं देते। लोगों का कहना है कि बिलासपुर अब स्मार्ट सिटी नहीं बल्कि चालान सिटी बन गया है। ट्रैफिक सिग्नल कैमरे पहली गलती पर 2000 रुपए और दूसरी बार सीधे 5000 रुपए तक चालान भेज रही है। वहीं इन चालानों से जाम होने वाली भारी भरकम राशि का इस्तेमाल शहर की सड़कों की मरम्मत या विकास कार्यों में होता नहीं दिख रहा। यह पहली बार है कि बिलासपुर की सड़कों की हालत इतने लंबे समय तक खराब रही है और सुधार का कोई ठोस प्रयास नजर नहीं आ रहा है। बारिश खत्म हुए महीनों गुजर गए, लेकिन सड़कों पर गड्ढों की जगह अब झील जैसी खाई बन चुकी है। हादसे बढ़ रहे हैं। 2 पहिया चालक सबसे ज्यादा परेशान हैं, मगर जिम्मेदार विभागों को कोई परवाह नहीं।
जनता सवाल उठा रही है कि आखिर इन चालानों से वसूला जा रहा पैसा जा कहां रहा है? क्या उससे सड़कें नहीं सुधारी जा सकती? कब तक शहरवासी राहगीर चालानों पर बोझ उठाते रहेंगे और प्रशासन आंखें मूंदे बैठेगा? अब जरूरत है कि शासन सड़क सुधार को प्राथमिकता दे, वरना बिलासपुर की जनता अपने गुस्से का चालान जरूर काटेगी। शहर में आवागमन को जो है सरल, सुगम, सुरक्षित बनाए जाने हेतु लगातार यातायात पुलिस कार्यवाही कर रही है और लगातार विभिन्न प्रयास भी की जा रही है। आम नागरिकों से अपील भी किया जा रहा है। चूंकि लगातार वाहनों की संख्या बढ़ रही है और सड़कें जो है ओवरलोडेड हैं, ऐसे में निश्चित तौर पर आम नागरिक जब तक यातायात अनुशासन का पालन नहीं करेंगे तब तक जो है ये स्थिति जो है पूर्ण रूप से सुधरना संभव नहीं है। हालांकि यातायात पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, आम नागरिकों को जागरूक भी कर रही है, परंतु फिर भी और भी जो है अनुशासन पूर्वक वाहनों को चलाने की जरूरत है। जब तक आप सभी लोग मिलजुल कर इन यातायात नियमों का पालन नहीं करेंगे तब तक जो है सड़कों पर जो है आवागमन की स्थिति बाधित होने की संभावना बनी रहेगी। गतौरा में हुए भीषण रेल हादसे की जांच तेजी से जारी है। हादसे के सही कारणों का पता लगाने के लिए हर तकनीकी और मानवीय पहलू पर गंभीरता से जांच की जा रही है। घटना के बाद से ही रेलवे और पुलिस की संयुक्त टीम मामले की तह तक जाने में जुटी हुई है। लोको पायलट के मोबाइल फोन को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। मोबाइल डेटा के जरिए यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि हादसे से पहले की स्थिति क्या थी, कहीं फोन पर बात या अन्य किसी तरह की व्यस्तता तो कारण नहीं बनी। फोरेंसिक रिपोर्ट से जांच को मजबूत आधार मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही हादसा स्थल के आसपास मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों के बयान भी लिए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों, रेलवे कर्मचारियों और बचाव कार्य में शामिल टीमों से भी पूछताछ की जा रही है ताकि घटनाक्रम की सटीक श्रृंखला तैयार की जा सके। पुलिस का मानना है कि प्रत्यक्षदर्शियों के कथन तकनीकी रिपोर्ट के साथ मिलाकर देखने से तस्वीर और साफ हो जाएगी। महिला लोको पायलट का बयान लिया जाना अभी बाकी है। फिलहाल उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए उनका बयान टालना पड़ा। स्वास्थ्य में सुधार होने के बाद उनका बयान दर्ज किया जाएगा। उनका बयान मिलने के बाद जांच का अगला चरण पूरा किया जाएगा और उसके आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। जांच की जा रही है, उसमें मोबाइल भी जो मिले हैं उसके लोको पायलट के, उनके सबके मोबाइल की फोरेंसिक जांच के लिए भी भेजा गया है। आसपास के लोगों के 100-150 लोगों के कथन भी लिए गए हैं, जो लोग वहां मौजूद थे, जो लोग जो पैसेंजर थे, जो घायल हैं, जो ठीक हो रहे हैं, उन सबके कथन लिए गए हैं। और अभी जो एक लोको पायलट थी महिला, वो उनके कथन लिया जाना बाकी है। उनको भी नोटिस भेजा गया है, लेकिन अभी वो उतनी स्वस्थ नहीं है जिससे कि उनका कथन लिया जा सके। बिलासपुर के लालखदान रेल हादसे में रेलवे प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। मेमू और मालगाड़ी की भीषण टक्कर में 13 यात्रियों की मौत के बाद जिम्मेदारी तय करते हुए सीनियर डीओपी को फोर्स लीव पर भेज दिया गया है। उनकी जगह सीनियर टीआरडी को अस्थायी प्रभार सौंपा गया है। इस कार्रवाई से रेलवे विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। 4 नवंबर को गतौरा लालखदान रेलखंड के बीच हुए हादसे में गेवरा रोड बिलासपुर मेमू ने खड़ी मालगाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी थी। टक्कर इतनी भीषण थी कि मेमू का इंजन मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गया। इस दर्दनाक दुर्घटना में लोको पायलट विद्यासागर सहित 13 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई थी। हादसे की गंभीरता को देखते हुए सीआरएस आयुक्त रेलवे सुरक्षा जांच शुरू की गई। सीआरएस बीके मिश्रा खुद टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने ट्रैक, सिग्नल सिस्टम और ऑपरेशन से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों के बयान दर्ज किए। शुरुआती जांच में कई बड़ी लापरवाहियां उजागर हुई है। सबसे गंभीर खुलासा यह है कि मेमू का लोको पायलट साइको टेस्ट पास नहीं था, फिर भी उसे मेमू जैसे महत्वपूर्ण रैक पर ड्यूटी दे दी गई थी। यह नियमों की खुली अनदेखी मानी गई। निगरानी व्यवस्था की कमी और सुरक्षा प्रबंधन में चूक को भी बड़ी लापरवाही के रूप में देखा गया है। इन प्रारंभिक निष्कर्षों के आधार पर वरिष्ठ विद्युत अभियंता ऑपरेशनल मसूद आलम को तत्काल प्रभाव से हटाकर फोर्स लीव पर भेज दिया गया। उनके अधीन लोको पायलट और एएलपी की ड्यूटी तय होती थी। उनकी जगह वरिष्ठ विद्युत अभियंता कर्षण विवेक कुमार को प्रभार सौंपा गया है। जानकारी के अनुसार जल्द आने वाली सीआरएस की अंतिम रिपोर्ट में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। जैसा आपको ज्ञात है कि इसमें ऑलरेडी सीआरएस इंक्वायरी चल रही है, तो विभिन्न प्रकार के निर्देश वहां से आते हैं। तो इंक्वायरी एक निष्पक्ष तरीके से हो, अच्छे तरीके से हो, तो उसके लिए जो भी संबंधित निर्देश आ रहे हैं, या तो कमिश्नर साहब के स्तर से या बोर्ड के स्तर से, तो वो हिसाब से कार्रवाई हो रही है।
और फिलहाल अतिरिक्त प्रभार इलेक्ट्रिकल ओपी विद्युत परिचालन विभाग का एक अधिकारी को दिया गया है। सिग्नल ओवरशूट, तकनीकी निगरानी की कमी और सुरक्षा प्रबंधन में खामी जैसे मुद्दों पर कई और अधिकारियों पर कार्रवाई तय मानी जा रही है। हादसे के बाद की यह पहली बड़ी कार्रवाई आने वाले दिनों में और कड़े निर्णयों का संकेत दे रही है। जी न्यूज़ के लिए कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट। प्रदेश में धान खरीदी शुरू होते ही जिले के सभी केंद्रों में प्रक्रिया व्यवस्थित रूप से शुरू हो गई है। सेंद्रीय सेवा सहकारी समिति में धान बेचने पहुंचे ग्राम सेंद्री के किसान भूदेव पटेल ने खरीदी व्यवस्था पर संतोष जताते हुए कहा कि इस वर्ष सरकार ने किसानों के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं। उनके अनुसार टोकन कटने से लेकर धान तौलने तक पूरी प्रक्रिया सहज और तेज रही। केंद्र में बारदाना उपलब्ध रहा और कर्मचारी भी सहयोगी रहे, जिससे किसानों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं हुई। भूदेव पटेल ने बताया कि वे 8 एकड़ में खेती करते हैं और इस बार 112 क्विंटल धान बेचने पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा 3100 रुपए प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य तय किए जाने से किसानों को वास्तविक लाभ मिल रहा है, जिससे आय में स्थिरता और खेती को आर्थिक मजबूती मिली है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की नियमित किस्तें बीज, खाद और अन्य कृषि जरूरतों में बड़ा सहयोग दे रही है। किसानों का मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्णयों का असर अब जमीन पर दिख रहा है। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने 15 नवंबर से धान खरीदी की औपचारिक शुरुआत की है और जिले के सभी केंद्रों में आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई है, ताकि किसानों को किसी भी प्रकार की समस्या न हो और खरीदी प्रक्रिया सुचारू रूप से संचालित हो सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पुंगनुर गाय की तस्वीरें वायरल होने के बाद देश भर में इस अनोखी नस्ल की मांग तेजी से बढ़ी है। इसी का असर अब जशपुर में भी दिख रहा है, जहां पहली बार पुंगनुर नस्ल की मादा बछिया का जन्म हुआ है। यह जिले के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि मानी जा रही है। पत्थल गांव के गाड़ीकला निवासी पशुपालक खगेश्वर यादव की गाय में सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी के पटेल ने पुंगनुर सांड के हिमकृत वीर्य से कृत्रिम गर्भाधान कराया था। प्रक्रिया सफल रही और गाय ने एक स्वस्थ मादा बछिया को जन्म दिया। इस उपलब्धि पर डॉक्टर बीपी भगत ने के पटेल और किसान खगेश्वर यादव को सम्मानित किया। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले की मूल पुंगनुर गाय दुनिया की सबसे छोटी और उपयोगी नस्ल मानी जाती है। यह प्रतिदिन भले ही 1 से 2 लीटर दूध देती है, लेकिन इसका A2 प्रोटीनयुक्त दूध एंटीबैक्टीरियल और औषधीय गुणों से भरपूर होता है। शांत स्वभाव और घर में आसानी से पाली जाने के कारण इसकी लोकप्रियता बढ़ रही है। डॉक्टर भगत ने इसे पूरे जशपुर के लिए गौरवपूर्ण क्षण बताया और कहा कि इससे नस्ल सुधार और वैज्ञानिक तकनीकों के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा। धार्मिक महत्व के कारण पुंगनुर गाय की कीमत 1 लाख से 10 लाख रुपए तक रहती है। खास बात यह रही कि इसी नस्ल की गाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने शासकीय आवास में पाल रखी है। अहीर रेजिमेंट की मांग को लेकर देश भर में चल रहा आंदोलन निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों से यादव समाज के पदाधिकारी और कार्यकर्ता सोमवार को दिल्ली के जंतर मंतर के लिए रवाना हुए। सभी कार्यकर्ता उस्लापुर रेलवे स्टेशन में एकत्र हुए और जम्मू तवी सुपरफास्ट ट्रेन से राजधानी दिल्ली के लिए उत्साहपूर्वक प्रस्थान किया। छपरा बिहार से 12 अप्रैल को शुरू हुई अहीर रेजिमेंट रज कलश यात्रा देश के अनेक राज्यों से गुजरते हुए छत्तीसगढ़ पहुंची। अहीर रेजिमेंट की मांग केवल छत्तीसगढ़ की नहीं बल्कि पूरे देश की आवाज बन चुकी है। रेजांग ला के शहीदों की माटी को साथ लेकर समाज के सम्मान के लिए हर प्रदेश में संदेश पहुंचाया जा रहा है। आंदोलन को उम्मीद है कि इस बार मांग गूंजेगी और समाधान का रास्ता खुलेगा। यह यात्रा कई राज्यों से गुजरते हुए अब अपने अंतिम पड़ाव जंतर मंतर पहुंच रही है, जहां हर राज्य से प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। यह सिर्फ यात्रा नहीं बल्कि वीर अहीर सैनिकों के गौरव और पहचान की लड़ाई कही जा रही है। समाज के पदाधिकारियों ने बताया कि अहीर रेजिमेंट की मांग लंबे समय से उठती रही है और अब देश भर से मिल रहे समर्थन ने आंदोलन को नई ऊर्जा दी है। जंतर मंतर पर आज इस यात्रा का समापन होगा, जहां देश भर के यादव समाज के प्रतिनिधि एकजुट होकर अपनी मांग बुलंद करेंगे। हम लोग छत्तीसगढ़ से, पूरे छत्तीसगढ़ से हमारे ममता यादव इनका नेतृत्व कर रही है और हम लोग अहीर रेजिमेंट के मांग को लेके जा रहे हैं। ये 12 अप्रैल को छपरा से शुरू हुआ था। ये 18 प्रदेश में समझ लो रेजांगला के क्लस माटी को लेके हम लोग पूरे घूमे थे और अहीर रेजिमेंट का मांग छत्तीसगढ़ में नहीं पूरे हर प्रदेश में इसका मांग उठ रहा है और 18 तारीख को जंतर मंतर में अहीर रेजिमेंट के जो मांग का समापन भी है और उनका
सब देश भर के यादव लोग सब ये मांग उठाएंगे। अही रेजिमेंट का कार्यक्रम है, जंतर मंतर में आज उसका समापन है। हम सब वहाँ जा रहे हैं। जो छपरा से स्टार्ट हुआ था हमारा रज कलश यात्रा और विभिन्न क्षेत्रों से होते हुए आज हम जंतर मंतर दिल्ली में हम जा रहे हैं, हर स्टेट से, जहाँ हमारा जंतर मंतर अही रेजिमेंट का समापन है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के छात्र अरसलान अंसारी की मौत के मामले में पोस्टमार्टम और फोरेंसिक रिपोर्ट सामने आ गई है, जिसमें छात्र की मौत को दुर्घटना बताया गया है। बीते दिनों यूनिवर्सिटी कैंपस स्थित तालाब में उनका शव मिलने के बाद मामले को लेकर विवाद पैदा हुआ था और परिजन जांच की मांग कर रहे थे। जांच में पाया गया है कि हादसा स्थल पर सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी। तालाब के आसपास बैरिकेडिंग, चेतावनी बोर्ड और मॉनिटरिंग जैसी बुनियादी सुरक्षा व्यवस्थाएं अनुपस्थित थी। यूनिवर्सिटी प्रबंधन की लापरवाही भी सामने आई, क्योंकि खतरनाक स्थान पर कोई चेतावनी या सुरक्षा कर्मी तैनात नहीं थे। एसएसपी ने बताया कि प्रबंधन की लापरवाही के आधार पर केस दर्ज किया जाएगा और जिम्मेदार अधिकारियों का या कर्मचारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। हॉस्टल से तालाब तक सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाने वालों पर एफआईआर दर्ज की जाएगी और यूनिवर्सिटी प्रशासन को भविष्य में सख्त दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। कि उसकी मौत अब जितनी भी अभी तक जांचें हुई हैं, जांच में जितने भी फैक्ट आए हैं, जांच में जितनी रिपोर्टें आई हैं, उसको देखकर और हम लोगों ने वहाँ पे घटना को भी रिक्रिएट किया था। एक सारी चीज़ें उसके वेट के रेशियो के हिसाब से एक पुतला बनाया और उसको किस तरीके से वहाँ पर वो अगर गिरेगा तो चोट लगेगी, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने गतिविधियाँ देखी थी। फोरेंसिक ने भी अपनी रिपोर्ट दी है। उन सब के आधार पे वो घटना एक निश्चित रूप से वो दुर्घटना के रूप में है और वो बहुत ही डेंजरस प्लेस है जहाँ पर वो घटना हुई है। उसको देखते हुए मैं आज उसमें हम लोगों ने निर्णय लिया है, पूरे डायरी को देखकर। अभी सीएसपी ने ये बताया कि सर इसमें ये लापरवाही है कि ऐसे अबंडेंट एरिया और ऐसे डेंजरस एरिया को वहाँ पर सुरक्षित रखा जाना चाहिए था और फिर वो लड़का 2-2 दिन तक गायब रहा वहाँ से। इसके बावजूद भी उसकी खोज खबर नहीं की गई है, तो इसमें एक केस नेग्लिजेंस का एक केस रजिस्टर्ड कर रहे हैं, अभी एफआईआर कर रहे हैं। तो यह थी इस बुलेटिन खबरें। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जी न्यूज के साथ। मुलाकात होगी अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।